स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था। हमने ऑब्जर्व उसका मैथमेटिकल फॉर्म में देखा, ग्राफिकल फॉर्म में देखा था। तो कल के लिए माफी चाहता हूँ कि थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में एक दो ग्राफ छूट गए थे, उसको भी देख लेते हैं। ग्राफिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, ओके। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हमने क्या देखा था, पीवी इक्वल टू क्या था, के था, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह में क्या ले लेता हूँ, लॉग ले लेता हूँ, तो लॉग पी प्लस लॉग वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग के हो जाएगा। तो मैं लॉग पी बराबर क्या कर सकता हूँ, लॉग के माइनस लॉग वी लिख सकता हूँ। तो एक और ग्राफ बन जाएगा, यहाँ पे दो ग्राफ बनेंगे, तीन ग्राफ, पीवी वर्सेस वी, पीवी वर्सेस पी, and nothing, and another graph is log p versus log v। थोड़ा ध्यान से समझना, pv वर्सेस v। देखो मैंने आपको एक अनदर फॉर्म भी बताया था बॉयल्स लॉ का, वो ये था कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रहता है। कब? लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या देती है, अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर आपको क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो कभी भी कांस्टेंट का लाइन तो क्या रहेगा ये, अब चाहे b के रेस्पेक्ट में खींचो या p के रेस्पेक्ट में खींचो, हमेशा एक लाइन किसको रिप्रेजेंट, प्रोडक्ट pv हमेशा एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो वो आपको दिख ही रहा है, p log p वर्सेस v, तो ये क्या है, log p is equal to log k minus log v, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये तीन ग्राफ थे जो कल छूट गए थे, ठीक है। अब मैंने आपको जो बताया था, मैंने आपको कल लास्ट प्रॉमिस किया था कि हम प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में मैं इसको बताऊंगा कि देखो अब समझना थोड़ा ध्यान से। मुझे पता है इसका ओरिजिनल बॉयल्स लॉ कहता क्या है कि भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन अमाउंट एंड फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसका मतलब ये होगा कि हाई प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाता है, लो, गैस कंप्रेस हो जाता है। मतलब प्रेशर हाई करने पर आपको याद होगा पिस्टन वाले में गैस कंप्रेस हो चुका था, गैस कंप्रेस हो चुका था, इसका मतलब मॉलिक्यूल पास में आ चुके थे। तो मॉलिक्यूल जब पास में आ चुके थे और भी ज्यादा, तो इसका मतलब गैस डेंसर हो चुका था, मतलब गैस इज बिकम डेंसर, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि हाई प्रेशर पे गैस हमेशा क्या होता है, ज्यादा डेंसर होता है, हायर डेंसर होता है, और लो प्रेशर पे लेसर डेंसर होता है। इसलिए क्या होगा, आपने कभी ये सब सुना भी होगा या पता नहीं, ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ते भी होंगे कि एयर अबव द सी लेवल इज मोर डेंसर देन एट द माउंटेन। माउंटेन पे जो एयर है और मेरा सी के ऊपर जो एयर है, क्योंकि सी के ऊपर जो एयर है वो ऊपर वाला एयर मॉलिक्यूल उस पे ज्यादा प्रेशर लगा है, इस वजह से उस एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे इसका मतलब ये होगा कि प्रेशर हाई होने से डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है किसी भी गैस की। इसका मतलब जैसे जैसे मैं हाई हाइट पे जाते जाऊंगा, तो जैसे जैसे हाइट पे जाता हूं तो मेरा प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो प्रेशर कम होता है तो डेंसिटी भी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो जब गैस की डेंसिटी घट जाएगी, मतलब गैस इज बिकम लेस डेंसर, इसका मतलब ये होगा कि आप इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसे समझ लो कि हाई एल्टीट्यूड पे सिकनेस ज्यादा होता है, एल्टीट्यूड सिकनेस भी हम बोलते हैं। इसका रीजन क्या, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड गैस के लेस डेंसर एयर है, लेस डेंसर एयर मतलब ऑक्सीजन कम डिसॉल्व, अमाउंट कम डिसॉल्व होगा, एयर में जो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि गैस इज लेस डेंसर। और इसके वजह से क्या बीमारी होती है, सिकनेस होता है, हेडेक होता है, उल्टी होती है, ये एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, ठीक है। ये हर कोई हाइट पे जाके सरवाइव कर नहीं सकता, जिसका स्टैमिना वगैरह बहुत अच्छा होता है, जो एक्सरसाइज कर सकता है वही हाई पहाड़ वगैरह पे सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए जो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजों में कि जब भी आप ट्रैकिंग वगैरह पे जाओगे तो उसमें पहले वो फॉर्म भरवा दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि कभी आप मनाली वगैरह ट्रैकिंग पे अगर फ्यूचर में इनके साथ जाते हो, तो कोई भी कंपनी के थ्रू जाते हो या जो भी आपको ट्रैक करवाता है, वो पहले से आपसे ये रजिस्ट्रेशन वगैरह ले लेता है कि आपका एल्टीट्यूड सिकनेस है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें उसमें पहले से रहती है। एंड अनदर थिंग इज दैट कि वहां पे, ये तो पहला एग्जांपल था बॉल्स का। दूसरा एग्जांपल, जो जेट प्लेन्स होते हैं, जेट प्लेन्स ऑलमोस्ट 10,000 मीटर के ऊपर की उड़ते हैं, तो ऊपर में ऑब्वियस वाला प्रेशर की कम होने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम होती है। तो इसलिए वहां पे इमरजेंसी में उनके उसी प्लेन में इमरजेंसी में ऑक्सीजन सप्लाई टैंक भी रहता है, तो जिससे वो ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। तो दिस वाज द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। तो जैसे अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करें, फॉर्मूला तो P1 V1 P2 V2 था। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन।
pressure of a gas consigned in a cylinder of volume consigned in a cylinder of volume 10 liter in 2 atm at 2 atm pressure. What will be the volume? What will be the volume? What will be the volume if pressure increases by, if pressure increases by 50%? देखो क्वेश्चन क्या है? Pressure of a gas consigned in a cylinder of volume 10 liter at 2 atm pressure. What will be the volume if pressure increases by 50%? तो सिंपल सा प्रेशर 1 P1 उसने 2 atm दिया हुआ है और P2 उसने और V1 उसने कितना दिया हुआ है? 10 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। P2 उसने कितना दिया हुआ है? प्रेशर इंक्रीज हो गया 50% से, तो 2 atm का 50% कितना? 1 से बढ़ गया, मतलब नेक्स्ट अब कितना हो गया आपके पास? 3। तो V2 आपको बताना है। तो एज यूजुअल फॉर्मूला P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो 2 into 10 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 into V। तो V बराबर क्या हो जाएगा? 20/3 लीटर या 6.6 भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है मेरा बल्ब A, ये है बल्ब B, ठीक है। इसमें प्रेशर है 5 atm और इसका वॉल्यूम है 10 लीटर। वॉल्यूम है 10 लीटर, इसका वॉल्यूम है 15 लीटर। इसका वॉल्यूम है 10 लीटर, इसका वॉल्यूम है 15 लीटर, ठीक है। ये स्टॉप टॉर्क है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉप टॉर्क। अब होता क्या है? स्टॉप टॉर्क का काम क्या होता है? स्टॉप टॉर्क का काम ये होता है कि इस गैस को इस यहाँ से मिक्स होने से बचाना। अगर इस बल्ब में कोई दूसरा गैस है और इस बल्ब में कोई दूसरा गैस है, तो ये स्टॉप टॉर्क क्या करते हैं? इन दोनों को मिक्स होने से बचाता है, ठीक है। तो याद रखना ये सब बातें, बल्ब कनेक्टेड प्रॉब्लम आपको क्या बात याद रखनी है कि स्टॉप टॉर्क जब तक बंद है तब तक दोनों गैस का प्रेशर अलग अलग भी हो सकता है और एक भी हो सकता है, बोल नहीं सकते। दैट डिपेंड्स कि यहाँ पे गैस कौन सा लिया, और गैस भी नहीं बोल सकते। इट डिपेंड्स कि यहाँ पे वो मतलब कुछ नहीं बोला जा सकता। हो सकता है प्रेशर दोनों का सेम भी रह सकता, हो सकता है अलग भी रह सकता, वो क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। बट आप ये बोल सकते हैं स्टॉप को खोलने के बाद ये चीज कंफर्मेशन है कि दोनों गैस आपस में मिक्स होंगे, तब तक मिक्स होंगे जब तक फाइनल प्रेशर दोनों बल्ब में गैस का प्रेशर सेम ना आ जाए। तो बात समझिए, जब तक स्टॉप कॉर्क क्लोज है तब तक दोनों गैस मिक्स नहीं होंगे, मतलब दोनों गैस का प्रेशर अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, फिर से बोल रहा है डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। हो सकता है दोनों गैस का प्रेशर सेम ले ले, हो सकता है दोनों गैस का प्रेशर अलग भी ले ले। लेकिन एक चीज कंफर्मेशन है कि जब भी स्टॉप कॉर्क खुलेगा तो दोनों गैस फाइनल प्रेशर जो दोनों गैस का वो सेम होगा। ये गैस का मिक्सिंग तब तक होता रहेगा जब तक दोनों गैस का प्रेशर क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए, ठीक है। चलो, व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर What will be the final pressure if stop cock is open, ठीक है। अब देखो समझो बात को, तो इनिशियली प्रेशर तो कितना था? P1 5 atm और V1 कितना था? 10 लीटर। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ पे उसने कोई गैस लिया भी नहीं है। जब स्टॉप को खोला गया तो गैस मिक्स होना चालू करेगा। अब आपको P2 बताना है कि भैया फाइनल प्रेशर कितना होगा, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे कितना होगा। देखो इनिशियली गैस था तो इनिशियली गैस सिर्फ यही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था। स्टॉप को खोलने के बाद गैस के पास ये भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है। इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। आपको याद होगा मैंने मेजरेबल प्रॉपर्टी में ये बात बताई थी कि जो भी एम्प्टी स्पेस होगा वही उसका वॉल्यूम है, क्योंकि ये एम्प्टी स्पेस है, यहाँ तो भैया पानी भरा हुआ नहीं है, तो गैस ये वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगा, ये वॉल्यूम भी, मतलब पूरे तरफ से गैस क्या हो जाएगा? फैल जाएगा।
ठीक है। तो अब टोटल जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा आपका 25 लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 वॉल्यूम। क्या दोनों वॉल्यूम को ऐड कर, दोनों वॉल्यूम में घूम रहा है ना, इससे दोनों इस एम्प्टी स्पेस ऑक्यूपाई के, इसका मतलब यहाँ पे अब आपको टोटल वॉल्यूम लेना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन में चौंकाने के लिए ये कनेक्टिंग पाइप, इसको हम क्या बोलते हैं, जो दो बल्ब को कनेक्ट कर रहा है उसको कनेक्टिंग पाइप बोलते हैं, ये कनेक्टिंग पाइप की भी वॉल्यूम दे सकता है। तो अगर देगा, मान लो इसका 5 लीटर दिया तो ये 30 लीटर हो जाएगा। बट जनरली मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि इस बार मतलब इसका वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगेन P1 क्या हो जाएगा? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, P1 V1 इक्वल टू P2 मतलब 5 into 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P into 25 मतलब कितना हो जाएगा? P2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 ATM। कितना हो गया? 2 ATM। ओके, दैट्स इट। यहाँ तक आपको चीज समझ में आई? चलो, अच्छी बात है, आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अपने मन से इस कनेक्टिंग पाइप का वॉल्यूम आपको नहीं लेना है। समझ में? अपने मन से तो बिल्कुल मत लेना, जब तक ना दिया जाए तब तक तो बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि इसके वॉल्यूम को आपको नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए गैस बलून volume of a gas balloon at 2 atm pressure is 10 liter. At 2 atm pressure is 10 liter. Is 10 liter. Gas start leaking from balloon and volume reduces to 5 liter and volume reduces to 5 liter and volume reduces to 5 liter. What is final pressure? What is final pressure? ठीक है भैया, सिंपल सा है। 2 एटीएम प्रेशर दिया हुआ है, 10 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है, गैस वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट के कितना हो चुका है? 5 लीटर हो चुका है। फाइनल प्रेशर बताना। अगेन आपको दिख रहा होगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, अगेन मैंने आपको बोला क्वेश्चन लिखने के बाद आप वीडियो पॉज करोगे, उसे अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखोगे। सॉरी, इनिशियल प्रेशर 2 था, वॉल्यूम 10 था, प्रेशर कितना हुआ है निकालना है मुझे, वॉल्यूम कितना हो गया 5 था। तो यहाँ से 20 तो प्रेशर बराबर कितना आ जाएगा 480। ठीक है, अगर आपका ये आंसर आया है तो गलत है। अगर आपने ये आंसर निकाला है 480 तो ये आंसर आपका क्या है? गलत है। अब आप पूछे सर क्यों गलत है? फॉर्मूला तो सही लगाया हमने, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। मतलब ऐसा रटो मत, रट्टू तोते मत बनो कि जहां P1 V1 इक्वल टू P2 V2 दिख रहा है वो डायरेक्ट अप्लाई कर दो। बेटा याद रखो बॉयल्स लॉ की कंडीशन क्या थी? बॉयल्स लॉ का कंडीशन ये था, एक तो टेंपरेचर कांस्टेंट होना चाहिए और एक आपका अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट होना चाहिए। भैया गैस स्टार्ट लीकिंग फ्रॉम बलून, वर्डिंग समझिए बात को, कि जब बलून से गैस निकल रहा है तो इसका मतलब बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है ही नहीं। बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होने के लिए दो मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए, एक तो टेंपरेचर कांस्टेंट होना चाहिए और एक अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट होना चाहिए। और टेंपरेचर तो चलो नहीं दिया, उसका मतलब कांस्टेंट माना, लेकिन अमाउंट ऑफ गैस के बारे में उसने ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया। इसका मतलब बॉयल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल हियर। कहीं कहीं ऐसा मत देख लेना P1 V1 P2 V2 दिख रहा तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर दो, ये चीज मत करो। ठीक है, चलो अच्छा एक हो गया हमारा। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देना कि बॉयल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल हियर।
Calculate percentage change in pressure. Calculate percentage change in pressure if percentage change in volume is 25%. कितना है? कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्रेशर आपको बोला है, अगर परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम 25% है, ठीक है, कितना है? 25%। तो समझना बात को ध्यान से। यहाँ पे दो बातें हैं। परसेंटेज चेंज होने का ये मतलब नहीं है कि उसने इंक्रीज या डिक्रीज का केस दिया। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों आंसर देगा, वो हो सकता है इंक्रीज वाला भी आंसर दे और हो सकता है डिक्रीज। चेंज मतलब देखो क्या होता है, चेंज मतलब दोनों पॉसिबिलिटी, वो इंक्रीज की भी बात कर सकता है। 25% का चेंज आ रहा है, 25% का चेंज आ रहा है, मतलब ये होता है 25% वॉल्यूम घट भी सकता है और 25% वॉल्यूम बढ़ भी सकता है। आई बात समझ? तो आपको दोनों केस मान के चलना पड़ेगा। तो कभी भी याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में, परसेंटेज वाले क्वेश्चन में हमेशा याद रखना इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम हमेशा 100 मान के चलना। कितना मान के चलना? 100 मान के चलना। आई बात समझ में? तो केस 1 में मान के चल रहा हूँ। केस 1 अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ता है तो अब मेरा V2 कितना हो जाए? 25% से बढ़ गया, मतलब 125, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 V2। इसका मतलब ये होगा P1 V1 मतलब 100 into 100 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 120, 25 जब 5 और ये 4 और ये 20। प्रेशर कितना हो गया? 80 atm। कितना हो गया? 80। लेकिन उसने क्या पूछा? परसेंटेज चेंज पूछा। परसेंटेज चेंज मतलब क्या होगा? चेंज कितना का आया? 20 का चेंज आया। देखो चेंज, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज अपॉन इनिशियल। ये आपने बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो चेंज कितना का? 100 माइनस 80 मतलब 20 atm डिवाइडेड बाय इनिशियली 100 इनटू 20, दैट्स नथिंग बट 20%। आई बात समझ में? यहाँ पे किसी को डाउट है? अच्छे समझ में? वेरी गुड है, ठीक है। सेकंड केस हम लेके चल रहे हैं कि अगर वॉल्यूम घटता है तो वॉल्यूम घटेगा तो V2 मेरा कितना हो जाएगा? 75। 25% से घट गया मतलब 100 का 25% 25 होगा, उतने से घटा तो V2 75। तो P1 V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? P2 V2। तो P1 V1 इक्वल टू 100 into 100, P2 कितना हो जाएगा? निकालना है। V2 75, 25 3 जा और ये 4 जा, तो P बराबर कितना आ जाएगा? 400/3। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो आता है ये 133.3, ठीक है। तो इसका परसेंटेज चेंज में बात करूं तो परसेंटेज चेंज अपॉन चेंज, तो 100 133.3 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा? 33.3 डिवाइडेड बाय 100 इनटू दिस कैंसिल, मतलब 33.3% का चेंज। देखो आंसर दोनों दे सकता है आपको 20% भी देगा और आपको 33.3% भी देगा, तो आपको दोनों टिक करना है, ठीक है। आई बात समझ? क्योंकि यहाँ पे वर्ड चेंज लगा है, चेंज में वो डिक्रीज की भी बात कर सकता और इंक्रीज की भी बात कर सकता है, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बॉल्स वर्क के ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ ए गैस सिलेंडर volume of a gas cylinder containing 10 marble at 1 atm, 10 marble at 1 atm pressure at 1 atm pressure is 1 liter when pressure is increased by when pressure is increased by 100%, when pressure is increased by 100%, new volume become
625 ml. Calculate volume of each marble. ठीक है, देखो बहुत शानदार एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। आप बोल सकते हो नहीं एम्स लेवल के भी क्वेश्चन है ये। एम्स और एडवांस का ऑलमोस्ट लेवल सेम ही रहता है बेटा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत शानदार है, इस क्वेश्चन को दिमाग में इमेज बनाने की कोशिश करो। बोल क्या रहा, वॉल्यूम ऑफ ए गैस सिलेंडर कंटेनिंग 10 मार्बल। मान लो कोई गैस सिलेंडर है, पिस्टन वाला ही मान लेता हूं मैं, कितना मार्बल कंटेन कर रहा है, 10, ठीक है। कंटेनिंग 10 मार्बल इज 1 लीटर। इस टोटल वॉल्यूम इसने कितना दिया हुआ, 1 लीटर दिया हुआ, ठीक है। एट 1 atm प्रेशर, अभी टोटल प्रेशर कितना है, 1 atm है। 10 मार्बल है, गैस सिलेंडर, गैस भी है यहाँ पे गैस भी है, मार्बल भी है, टोटल वॉल्यूम कितना है, 1 atm है, ठीक है। अब प्रेशर कितना से बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया 100% से, मतलब अब टोटल प्रेशर अब कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा 2 atm। यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया, 2 atm, और वॉल्यूम कितना हो गया, 625 ml। ध्यान से समझना, वॉल्यूम हो गया 625 ml। और क्या मार्बल का वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, मार्बल मतलब समझ लो कंची, कंची आपने शायद बचपन में देखे भी होंगे, तो वो तो सॉलिड टाइप का होता है भैया, आप उसको कितना भी कंप्रेस करो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब 10 मार्बल जो पहले थे वो बाद में भी 10 मार्बल ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी क्या थी, आपको क्या पूछा है कि इसके मार्बल में मतलब हर मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा, तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे लेट्स से टोटल वॉल्यूम इन लोग का x वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ मार्बल मैंने माना x, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, एम्प्टी स्पेस। मैंने बार बार आपको बोला, ध्यान से समझो कि गैस का वॉल्यूम आपका एम्प्टी स्पेस है, टोटल वॉल्यूम कंटेनर का 1 लीटर है, मतलब 1000 में से अगर मैंने 10x, क्योंकि एक मार्बल का वॉल्यूम x है तो 10 मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा, 10x, तो 1000 माइनस 10x ये मेरा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस। यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा, 625 माइनस 10x। समझ में आया, 625 माइनस 10x। इज दैट क्लियर। तो अब कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो पहले कितना था, 1 atm था, 1000 माइनस 10x था, और यहाँ पे कितना था, 625 माइनस 10x इंटू 2, ठीक है। तो 1000 माइनस 10x, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 500 माइनस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 625 माइनस 10x, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5x, और वो उधर चला जाएगा तो 125, 625 माइनस 500 तो 125, और ये आ जाएगा 10x माइनस 5x प्लस 10x 5x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 25 ml। मतलब एक मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा, 25 ml। क्वेश्चन की वैरायटी कुछ भी हो सकती थी, हो सकता था वो आपको एक मार्बल का वॉल्यूम दे दे और पूछे कितने मार्बल का वॉल्यूम है, तो आपको एक वही क्या यहाँ पे x हो जाता था, तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाता था। वो कॉन्सेप्ट ये रहता था, कॉन्सेप्ट क्या रहता था भैया कि ओवरऑल आपका वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा, जितना भी मार्बल होगा और कंटेनर के वॉल्यूम से उतने वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो, इतना स्पेस क्या रहेगा, मेरा एम्प्टी स्पेस रहेगा जो मेरा गैस ऑक्यूपाई करेगा, और वही मेरा वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा। तो दिस वाज द की मेजर कांसेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कि आपको फोकस करना है कि टोटल एम्प्टी स्पेस आपके पास कितना है। चलो ठीक है, तो चलो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक। और इस टॉपिक कंटिन्यू करते हुए हम सेकंड लॉ पढ़ते हैं। सेकंड लॉ है आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ भैया क्या कहते हैं, चार्ल्स ने भी साइंटिस्ट था, वही मैंने बोला हर चीज के आपको 3 पार्ट में पढ़ना, पहला स्टेटमेंट, दूसरा मैथमेटिकल फॉर्म और तीसरा ग्राफिकल फॉर्म और चौथा में न्यूमेरिकल, ठीक है। इसका भी ये मानना था कि फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ
given amount of gas, for a given amount of gas at constant pressure, at constant pressure, at constant pressure, देखो बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होता है, चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर पे एप्लीकेबल होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस is directly proportional, is directly proportional to its absolute temperature। कभी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे या कांस्टेंट प्रेशर पे और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट रखने पर किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चार्ल्स का मानना था। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म की बात करूं मैं, ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KT, ठीक है। अगेन PV इक्वल टू nRT से कंपैरिजन करो तो V इक्वल टू KT, तो V बराबर क्या हो जाएगा nR बाई P इज इक्वल टू T। तो क्या मैं K को लिख सकता हूं nR बाय P के बराबर लिख सकता हूं। अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपैरिजन करता हूं तो K का वैल्यू किसके बराबर nR बाय P, इसका मतलब K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, याद रखना, ठीक है। तो V इक्वल टू KT मेरा क्या हो जाएगा, ग्राफिकल फॉर्म हो जाएगा, और मतलब V बाय T मेरा क्या हो जाएगा, V बाय T कांस्टेंट है तो V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2, ठीक है। ये मेरा न्यूमेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा इस लॉ के लिए। ये मेरा कौन सा न्यूमेरिकल पर्पस में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और ये फॉर्मूला हम ग्राफिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं। इज दैट क्लियर, आपको समझ में आई ये बात, ठीक है। चलो इससे ग्राफ क्या क्या हो सकता है, देखो V और T का, ठीक है, टेम्परेचर का, ठीक है। तो फिर अगेन यहाँ से क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं डायरेक्ट इसे ऐसा दिखाऊंगा, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा ये हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर वाला लाइन। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर, या इसको हम बोलते हैं आइसोबैरिक कर्व। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट प्रेशर मतलब और आइसोबैरिक मतलब एक ही होता है। ऐसा लाइन जो आइसो मतलब सेम प्रेशर जनरेट करे, आइसो मतलब सेम, बैरिक मतलब प्रेशर, सेम प्रेशर वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक, या कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन को भी आइसोबैरिक हम कर्व बोलते हैं। तो ये सब बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। V बाई T वर्सेस T और V बाई T वर्सेस V, देखो V बाई T मेरा क्या कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चाहे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में खींचो या वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ये लाइन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। V इज इक्वल टू KT होता है तो log लगा लो, तो log V बराबर क्या हो जाएगा, log K प्लस log T। तो मतलब ये हो जाएगा log V इज इक्वल टू log T, मतलब ये लाइन कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस c वाला लाइन है, तो ये आप देख ही सकते हैं, ठीक है। चलो इसमें ये सब बातें हो गई, अब समझो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी मैंने बोला कि V और T के कर्व में जो लाइन मुझे मिलता है वो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर वाला होता है, ठीक है। तो अगर ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है, आपको P1 P2 P3 का रिलेशन बताना है, तो सिंपल सा स्ट्रेट लाइन में मैंने क्या बोला था, स्लोप खींच लो, जिसका स्लोप ज्यादा, उसमें क्या था कि स्लोप जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, तो इसलिए हमने क्या किया था, जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। लेकिन यहाँ पे स्लोप है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसका मतलब P3 का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, फिर P2 का और फिर P1 का। P3 का स्लोप सबसे कम है तो प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? चलो यहाँ
यहाँ पे अब एक कॉन्सेप्ट आता है 0 डिग्री सेल्सियस का, 0 डिग्री सेल्सियस स्केल का। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका जो डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसके फॉर्मूला का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है भैया, Vt इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी बाय 273, ठीक है। ये मेरा होता है ये फॉर्मूला, ये 0 डिग्री सेल्सियस स्केल का फॉर्मूला होता है चार्ल्स लॉ के लिए। चार्ल्स लॉ का एक तरीके से दूसरा फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है। इफ टेम्परेचर, ये कब लेना है, इफ टेम्परेचर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी इन डिग्री सेल्सियस, एट इज इन डिग्री सेल्सियस, इफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो V नॉट का मतलब ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। V नॉट का मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, Vt का मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। T बाय 273 का मतलब ये हुआ कि इट इज अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम मतलब होता है, ठीक है। अब आखिर ये फॉर्मूला उसने क्यों बनाया, बोलो सर आप डायरेक्ट बता दो क्या मतलब है। देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस लिया, समझना बात को ध्यान से, ये चार्ल्स लॉ का दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। 0 सेल्सियस स्केल को हम उसको बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला इसलिए बनाया, ये फॉर्मूला बनाया उसने इस तरीके से कि अगर मान लो कोई 10 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम दिया हुआ है या V नॉट पे दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ, पूछेगा भाई एट दिस टेम्परेचर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इन डिग्री सेल्सियस, तो आप ये फॉर्मूला से अप्लाई करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इस पर ज्यादा फोकस करते भी नहीं है। हाँ, इसका मीनिंग मैं जरूर बता देता हूँ कि आखिर ये क्या है। Vt मतलब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस, V नॉट मतलब हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम, T/273 ये एक तरीके का टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वॉल्यूम का, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस रखा तो क्या होगा, तो -273 यहाँ पे रखो तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 273 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, मतलब Vt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मतलब ये हो जाएगा Vt बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये टेम्परेचर लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इट इज लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो होता है जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ द गैस 0 हो जाए, मतलब उस केस में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या वो बचे ही नहीं, वो गैस ही नहीं बचे, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं इसको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस becomes 0 is known as absolute temperature, is known as absolute temperature. Is that clear? चलो ठीक है, उस जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम 0 हो जाए, ठीक है। अब दोनों पॉसिबल नहीं है, मीनिंग तो समझो, ना तो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस अचीव करना भी पॉसिबल नहीं है, तो अगर ये टेम्परेचर अचीव करना पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था गैसेस हमेशा रैंडम मोशन रहते हैं और गैस का 0 होने, गैस का वॉल्यूम 0 होने का मतलब वो गैस उस फॉर्म में नहीं है, वो या तो लिक्विड फॉर्म में हो चुका है बट गैस फॉर्म में नहीं है।
गैस कोई भी होगा तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर होगा, क्योंकि गैस की जो गैस की टेंडेंसी होती है वो हमेशा क्या होती है, एक्सपेंड होने की टेंडेंसी होती है। तो जब भी वो खाली कंटेनर देखेगा तो अपने आप को एक्सपेंड कर देगा, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर मिलेगा, बट जीरो कभी नहीं हो सकता। अब -273 क्यों, पूरे मतलब बोलता है पीके की भाषा, पीके मूवी देखो ना, मतलब ये गोला में ये टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, मतलब अर्थ में 273 डिग्री सेल्सियस अचीव करना नामुमकिन है। रशिया के किसी गांव में जो पिछले साल 2 साल पहले जो हाईएस्ट लोएस्ट टेम्परेचर देखा गया था वो -28 डिग्री सेल्सियस था। -28 डिग्री सेल्सियस मतलब इतना टेम्परेचर, बर्फ पानी आप ऐसे फेंकोगे तो तुरंत बर्फ बन जाता, मतलब इतना लोएस्ट टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर में सरवाइव करना और उसको अचीव करना दोनों नामुमकिन है, इसलिए ये लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल है। इससे ज्यादा लोएस्ट कभी टेम्परेचर अर्थ में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दिस वाज योर ओवरऑल चार्ल्स लॉ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। व्हाट विल बी द percentage increase in temperature, percentage increase in temperature, what will be the percentage increase in temperature if volume increases by, if volume increases by 20%। देखो अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आंसर देगा 2 सेकंड में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वॉल्यूम का 20% बढ़ा तो टेम्परेचर भी 20% से बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 400 के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जितना वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगा उतना ही टेम्परेचर बढ़ोतरी होगा। प्रैक्टिकली भी देख लेता हूं, परसेंटेज इंक्रीज मतलब वॉल्यूम को मैंने 100 मान लिया, टेम्परेचर मैंने, हमेशा याद रखना कभी परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो इनिशियल अमाउंट हमेशा 100 मान लो, ठीक है। V2 अब आपका कितना हो जाएगा, परसेंट इंक्रीज इन द टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इंक्रीज बाय 20% मतलब 120। T2 आपको निकालना है, तो 100 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या है, V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2, मतलब ये होगा 100 बाय 100 इज इक्वल टू क्या होगा 120 बाय T। तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 120, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा मेरा, परसेंटेज इंक्रीज बराबर इंक्रीज कितना होगा 20, 100 माइनस 120 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100, तो दैट्स नथिंग बट 20% का ही इंक्रीज। तो आप चाहे ऐसे देखो या डायरेक्टली करो, दैट चॉइस इज योर, बट डायरेक्टली देख के करने वाले क्वेश्चन है सब, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं एक और, फिर उसके बाद हम आगे दूसरे लोग बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस, volume of a gas at T degree Celsius is 20 liter, is 20 liter when temperature of gas, when temperature of gas, when temperature of gas increases by 50 degrees Celsius at constant pressure, at constant pressure volume increases by 25%, calculate value, calculate value of TL, ठीक है। क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ T, ठीक है। कोई गैस का वॉल्यूम है T डिग्री सेल्सियस पे 20 लीटर, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज 50 से कर रहा है और कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर बढ़ देखते ही आपको क्या समझना है, चार्ल्स लॉ भैया, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज कितने से कर गया 25%, तो वैल्यू ऑफ T, तो किसी किसी, अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था टेम्परेचर 2 से, मतलब हमेशा आपको केल्विन में लेना, दो चॉइस ओवर है, ठीक है।
हमेशा कभी भी टेम्परेचर चेंज, चाहे सेल्सियस में लो केल्विन में, टेम्परेचर चेंज दोनों हमेशा बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो V1 तो मेरे लिए अगेन मैं तो जो है वही कॉन्सेप्ट दूंगा। V1 तो मेरा 20 लीटर है, तो टेम्परेचर T1 कितना था, टेम्परेचर मेरा था T प्लस 273 केल्विन। मैं हमेशा ये बोलूंगा केल्विन में ही रखा करो, ज्यादा अच्छा रहता आंसर, ठीक है। V2 मेरा कितना हो जाएगा, V2 मेरा है 25% से वॉल्यूम बढ़ गया, 25 20 का 25% कितना होता है 5, 5 होगा, ठीक है। और इंक्रीज कर गया मतलब अब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 25 लीटर, ठीक है। तो T2 टेम्परेचर कितना हो जाएगा T प्लस 50 प्लस 273, क्योंकि टेम्परेचर 50 से बढ़ा तो इतना पहले था, अब इसमें 50 जोड़ दो, 50 डिग्री से बढ़ गया है, इसका मतलब ये कितना हो चुका है T प्लस 323 केल्विन, T प्लस 323 केल्विन, ठीक है। तो अगेन कुछ नहीं, V1 बाय T, V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2, so that's nothing but 20 divided by T plus 273, 25 divided by T plus 323, ये और ये 4 और ये 5। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे यहाँ पे T डिग्री आप मुझे बताइएगा कितना आता है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से T निकलेगा, वो आपको मुझे बताना है कि वो T कितना आएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया सबको, तो ये इतना मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आपको मुझे बताना है। आप मुझे क्लास में अब मैं ऐसा करने वाला हूँ कि लास्ट का न्यूमेरिकल मतलब लास्ट का जो कैलकुलेशन पार्ट है वो मैं छोड़ दूंगा, वो आपको मुझे तुरंत जैसे लेक्चर खत्म होगा आप तुरंत सॉल्व करके आप मुझे मैसेज करोगे सर ये आंसर आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है गे-लुसेक लॉ, गे-लुसेक लॉ, ओके। देखो चार्ल्स लॉ का ग्राफिकल फॉर्म भी देख लिया हमने, सब देख लिया, ठीक है। लेकिन चार्ल्स लॉ का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस मैंने आपको नहीं बताया। तो चार्ल्स लॉ का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ये होता है, आप ऐसा समझो कि जो हॉट एयर बलून है, हॉट एयर बलून तो क्या भैया ऊपर उड़ता मतलब एक लेवल के पास जाके बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता वो, ठीक है। इसका मतलब जब वो ऊपर उड़ता है तो मतलब प्रेशर तो हर जगह पे कांस्टेंट है। अब वो क्या होता है, जो मास एयर डिस्प्लेस होता है, ठीक है, मतलब ऊपर में गैस रहता है, हीलियम गैस रहता है, तो आग नीचे से फेंकते रहता है, मतलब क्या होता है प्रेशर कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ गैस जो बलून के अंदर वो भी कांस्टेंट है। तो जितना ज्यादा आग फेंकेगा इसका मतलब ये होगा कि हाई टेम्परेचर पे डेंसिटी की गैस की क्या हो जाती है, घट जाती है। क्यों, वॉल्यूम बढ़ेगा जब, क्योंकि मैंने अभी आपको ये बोला कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे जैसे उस बलून के नीचे थोड़ा सा आग रहता है, देखो आग थोड़ा आग रहता है, वो आग देते रहता है, तो वॉल्यूम क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है, वॉल्यूम बढ़ते जाएगा तो गैस की डेंसिटी घटते जाएगी। गैस डेंसिटी जब गैस लेस डेंसर होगा तभी तो वो ऊपर लेके जाएगा किसी चीज को। आई बात समझ में, ऊपर उड़ने का मतलब क्या होता है कि देखो वॉल्यूम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ता है तो मास कांस्टेंट है, तो डेंसिटी किसके पर डिपेंड करेगी, सिर्फ वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी घट जाए। तो कभी आपका ऐसा बोले कि एट हाई टेम्परेचर वॉल्यूम गैस इज बिकम लेस डेंसर, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। कभी कभी क्या करता है ना आप लोगों को कि वो आपको इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब बातें याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम गे-लुसेक लॉ पढ़ते हैं, एक मिनट रुकिए थोड़ा बस। ठीक है, अब गे-लुसेक लॉ क्या कहता है, अगेन के 3 पार्ट। पहला है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या कहता है, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, देखो बॉयल्स में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, चार्ल्स में हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा, इसमें हम क्या कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम। फॉर अ गिवन अमाउंट of gas, for a given amount of gas at constant volume, at constant volume, at constant volume, pressure of any gas, pressure of
directly proportional to its absolute temperature, ये स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। इसके मैथमेटिकल फॉर्म की बात करूं मैं, अगर मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा भैया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT। ठीक है, तो अगर PV इक्वल टू nRT से कंपैरिजन करो तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR बाय V और T। तो यहाँ पे K क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब ये होगा P1 बाय T1। अब देखो P इक्वल टू KT है तो P बाय T मेरा क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये होगा, ये ग्राफिकल फॉर्म के लिए आपको यूज करना, ये भी ग्राफिकल फॉर्म के लिए आपको यूज करना, बट न्यूमेरिकल फॉर्मूला के लिए P1 बाय T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 बाय T2। ठीक है, P1 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय T2, ये आपका न्यूमेरिकल फॉर्मूला है गैलिलियो लॉ का। आई बात समझ में? तो अगेन हम इनके ग्राफ भी देख लेते हैं जल्दी से। देखो बॉयल्स लॉ कौन सा ग्राफ जनरेट करता था, आइसोथर्मल। ठीक है, चार्ल्स लॉ कौन सा ग्राफ जनरेट करता था, आइसोबैरिक। तो ये कौन सा ग्राफ जनरेट करेगा, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम को बोला जाता है। थोड़ा ओपिनियन बताता हूं उसको। ठीक है, ठीक है, पहला ग्राफ P वर्सेस T। तो अगेन ये ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। इसका स्लोप हमेशा क्या रहेगा, K के बराबर रहेगा। ठीक है, P बाय T वर्सेस T, P बाय T वर्सेस P। तो ये ग्राफ हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि P बाय T हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, K को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसमें ऐसा आ जाएगा कि मान लो ये हमेशा ग्राफ कौन सा रहेगा, आइसोकोरिक ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, P बाय T में ऐसा ग्राफ हो जाए, मान लो ये V1 V2 V3। तो अगेन मुझे पता है स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, वॉल्यूम के। इसका स्लोप सबसे ज्यादा, इसका स्लोप सबसे कम, इसका स्लोप सबसे कम। तो V3 इज डायरेक्ट ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ओके, नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली। तो ये मेरे ग्राफ तो वो जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अगर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आया था एक बार जेईई एडवांस में। ठीक है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा है, सिंपल भी है। एडवांस देख के डरिए मत, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा। ए गैस सिलेंडर कैन विथस्टैंड, ए गैस सिलेंडर कैन withstand, a gas cylinder can withstand a maximum pressure of 15 atm pressure inside the gas cylinder, pressure inside the gas cylinder, pressure inside the gas cylinder at 27 degrees Celsius, at 27 degrees Celsius is 10 atm,
is 10 atm and room in which cylinder is kept, cylinder is kept, catches fire, predict cylinder, predict temperature at which cylinder will burst. ठीक है, चलो बात समझना थोड़ा ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कोई गैस सिलेंडर है, वो विथस्टैंड कर सकता है मैक्सिमम प्रेशर 15 एटीएम। मतलब एक कोई गैस सिलेंडर है, वो बहुत ज्यादा से ज्यादा विथस्टैंड का मतलब झेल सकता है कि वो बहुत ज्यादा, उसका प्रेशर 15 एटीएम होगा, मैक्सिमम लिमिट है उसकी 15 एटीएम। 15 एटीएम से अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो सिलेंडर बस्ट कर जाएगा। तो मतलब उसका जो झेलने की कैपेसिटी है वो 15 एटीएम है। 15 एटीएम आते ही वो सिलेंडर ब्लास्ट कर जाएगा, मतलब वो झेल सकता है, बट झेल सकता मतलब उसे उस प्रेशर को ब्लास्ट कर जाएगा। तो बोल रहा है प्रेशर इनसाइड द गैस सिलेंडर 27 डिग्री सेल्सियस 10 एटीएम एंड द रूम इन व्हिच सिलेंडर इज केप्ट कैचेस फायर, प्रेडिक्ट द टेम्परेचर एट व्हिच सिलेंडर विल बर्स्ट। मतलब इस प्रेशर पे आते सिलेंडर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब 15 एटीएम को झेल नहीं पाएगा। विथस्टैंड का मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि इसको ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, 15 एटीएम पे आते हैं वो क्या हो सकता है, ब्लास्ट कर जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि प्रेशर P1 तो आप कितना लोगे 10 एटीएम और T1 टेम्परेचर कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। P2 आपका कितना हो जाएगा 15 एटीएम और T2 मुझे निकालना है। तो P1 by T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 by T2। तो इसका मतलब ये होगा प्रेशर 10 by 300 डिग्री। देखो इसको आपको कन्वर्ट करना है 273 प्लस 27, 227 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो ये 300 केल्विन हुआ, 10 एटीएम ऊपर है 15 और नीचे है T। तो टेम्परेचर जो केल्विन में आएगा 450 केल्विन। मतलब इस टेम्परेचर पे आते ही सिलेंडर ब्लास्ट कर जाएगा। इस टेम्परेचर से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ ना, थोड़ा सा भी ज्यादा इस टेम्परेचर में, मतलब इट इज द मिनिमम टेम्परेचर फॉर ब्लास्टिंग। आप ऐसा बोल सकते हो मिनिमम टेम्परेचर फॉर ब्लास्टिंग, मिनिमम। इस टेम्परेचर पर आते सिलेंडर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि ये हाईएस्ट, ये ऑलरेडी मतलब बोलते ना कोमा में है, मतलब मरने ही वाला है, और उसको आपने इतना टेम्परेचर और दे दिया, मतलब ब्लास्ट, तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा सिलेंडर। अगर एक और जेई में क्वेश्चन आया था इसी में, इसी ऐसी टाइप का क्वेश्चन था, बट उसने उसमें क्या कर दिया था कि इफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल ऑफ सिलेंडर इज 400 Kelvin, then predict cylinder will blast or melt। ठीक है, मैंने क्या बोला, इतना टेम्परेचर चाहिए ब्लास्ट करने के लिए, क्योंकि ये हाईएस्ट प्रेशर है यहाँ पे। तो मतलब समझ लो ये वो प्रेशर एकदम फुल गया, इतना फुल गया कि मतलब आपका ही पेट एकदम एक आखिरी लिमिट तक फुल गया। तो थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होने पर आप ब्लास्ट नहीं कर जाओगे। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे, इतना प्रेशर पे अगर इतना टेम्परेचर, मतलब इस प्रेशर पे जो टेम्परेचर निकल रहा है, मतलब ये मिनिमम टेम्परेचर है ब्लास्टिंग के लिए। और अगर मान लो सिलेंडर का जो मटेरियल है उसका मेल्टिंग पॉइंट 400 केल्विन पे है और मिनिमम टेम्परेचर आपको ब्लास्ट करने के लिए 450 चाहिए, तो आप ये बताइए सिलेंडर ब्लास्ट करेगा या मेल्ट करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है सिलेंडर विल मेल्ट, सिलेंडर विल मेल्ट। क्यों? मिनिमम टेम्परेचर ब्लास्ट के लिए कितना चाहिए, मेल्टिंग 400 पे भैया मेल्ट है, तो पहले मेल्ट कर जाएगा, इसका मतलब ब्लास्ट कभी भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अभी जो आपने गो गैस वगैरह जो सुना होगा ना, गो गैस एक नई एजेंसी भी आई है,
तो उन्होंने जो फाइबर के उन्होंने बनाया है सारे गैस सिलेंडर, तो उसमें अगर मान लो बाई चांस आग लग भी जाती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिस वजह से वो मेल्ट कर देगा पर ब्लास्ट नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? तो दिस वाज ओवरऑल आपका ये लुसेंट लॉ। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका कल आपका आइडियल गैस चालू हो जाएगा। कल एक लास्ट लॉ एवोगाड्रो लॉ बचा है, तो कल करेंगे। उसके बाद हम इन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी फिलहाल मैंने आपको सिर्फ एक लॉ करके खत्म, एक लॉ पे दो न्यूमेरिकल करा के खत्म किया है, बट आगे हम और भी न्यूमेरिकल करेंगे, इसलिए टेंशन मत लीजिए। आपको डीपीपी मिलेगी, प्लीज सॉल्व डीपीपी एंड प्लीज इट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट बाय नरेंद्र अवस्थी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। नीट की अलग आती है और जेई की अलग आती है, तो प्लीज 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 आप अपने नरेंद्र अवस्थी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खरीदें, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की डिस्कशन उसी से करता हूँ। तो आज का सेशन यहीं पे डिस्कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।